नमस्कार प्यारे बच्चों, हमने प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रखा और ये प्लांट फिजियोलॉजी का 10वां पार्ट रहेगा। आज अपन वाटर अब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। हिंदी में इसे कहते हैं जल अवशोषण। शुरुआत करते हैं। देखिए, पादपों के प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य का 80 से 90% भाग जल से बना है। पादपों के लिए जल अनिवार्य है, आप सबको पता है। पृथ्वी पर जल का सोर्स वर्षा यानी रेनफॉल है। वर्षा का वह जल जो बहकर चला जाता है उससे वाहित जल, वाहित जल यानी रन ऑफ वाटर कहते हैं। वर्षा का वह जल जो भूमि में रिस कर नीचे जाता है उसे शेष जल या परकोलेट वाटर कहते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। आगे चलिए। जल के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं जल के? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? देखिए, ग्रेविटेशनल वाटर गुरुत्वीय जल, हाइग्रोस्कोपिक वाटर आर्द्रताग्राही जल, केमिकली कंबाइंड वाटर रासायनिक बंधित जल, और चौथा है अपना कैपिलरी वाटर यानी केशिका जल। ठीक है, यहाँ से इनके बारे में डीपली इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी एक एक के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सुनना तो है ही आपको। देखिए, गुरुत्वीय जल किसे कहते हैं? वह जल जो गुरुत्वाकर्षण के कारण भूमि की काफ़ी गहराई में चला जाता है उसको गुरुत्वीय जल कहा जाता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर किसे कहते हैं? जल की वह मात्रा जो मृदा कणों के चारों ओर अधिशोषित परत के रूप में मापी जाती है वो आर्द्रताग्राही जल कहलाता है। केमिकली कंबाइंड वाटर किसे कहा जाता है? मृदा कणों में स्थित रासायनिक यौगिकों से संबंधित जल को क्या कहा जाता है? रासायनिक बंधित जल कहा जाता है। कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर के बारे में ये लाइन यहाँ पर गलत लिखी गई है। यहाँ पर आपको लिखना है मृदा कणों के बीच बीच में पाए जाने वाले जल की मात्रा को कैपिलरी वाटर या फिर केशिका जल कहा जाता है। भाई, ये सोइल पार्टिकल्स हैं और इनके बीच बीच में जो जल की मात्रा पाई जाती है उसी को कैपिलरी वाटर कहा जाता है। ठीक है, ये उपर्युक्त तीनों जल, ये वाले, ये पादपों को उपलब्ध नहीं होते, तो उपलब्ध कौन सा होता है? कैपिलरी वाटर उपलब्ध होता है। कहने का मतलब है प्लांट सिर्फ और सिर्फ कैपिलरी वाटर को यूज में लेते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखा हुआ भी है, देखो नीचे की तरफ। प्लांट्स कैपिलरी वाटर को काम में लेते हैं। आगे चलिए। होलार्ड बराबर चेसार्ड प्लस इचर्ड, ये क्या होता है? होलार्ड क्या होता है? टोटल वाटर प्रेजेंट इन सॉइल, मृदा में पाए जाने वाली कुल जल की मात्रा क्या कहलाती है? होलार्ड कहलाती है। चेसार्ड, दैट वाटर विच इज अवेलेबल टू प्लांट्स, वह जल जो पादपों को उपलब्ध हो वो चेसार्ड कहलाता है। ईचर्ड, दैट वाटर विच इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स, वह जल जो पादपों को उपलब्ध ना हो वो ईचर्ड कहलाता है। तो ईचर्ड में कौन कौन से आ जाएंगे? गुरुत्वीय जल आ जाएगा, आर्द्रताग्राही जल आ जाएगा, रासायनिक बंधित जल आ जाएगा। ये जल प्लांट को उपलब्ध थोड़ी ना होते हैं, नहीं होते ना, तो वो ईचर्ड में आ जाएंगे। और चेसार्ड में कौन सा आएगा? कैपिलरी वाटर आ जाएगा। कैपिलरी वाटर ही तो पादप को उपलब्ध होता है, बाकी तो कोई सा होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ये होलार्ड बराबर चेसार्ड प्लस इचर्ड से। ठीक है, आगे चलिए। जल अवशोषण तंत्र, जल अवशोषण तंत्र क्या होता है? देखिए, प्लांट में जल अवशोषण के लिए रूट सिस्टम उत्तरदायी होता है। बिल्कुल भाई, वाटर रूट ही तो अब्जॉर्ब करती है ना। रूट की एपिडर्मिस, जिसको एपिब्लेमा भी कहते हैं, एपिडर्मिस के मॉडिफिकेशन से किसका निर्माण होता है? रूट हेयर का निर्माण होता है, और रूट हेयर जल के अवशोषण के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, और डायग्राम में यहाँ पर देख लीजिए, ये रूट की एपिडर्मिस है और इसके द्वारा रूट हेयर का निर्माण होता है, और ये रूट हेयर ही वाटर का क्या करती है? अवशोषण करती है। ठीक है, तो रूट की एपिडर्मिस से रूट हेयर का निर्माण होता है, इसे क्या कहा जाता है? ट्राइकोब्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ट्राइकोब्लास्ट कहा जाता है। भाई, एपिडर्मिल सेल से रूट हेयर प्रोड्यूस हो रही है और इसी को ट्राइकोब्लास्ट कहा जाता है।
epidermal cell of roots that produce root hair are called trichoblast. ओके, आगे चलिए। रूट हेयर जल के अवशोषण के लिए उत्तरदायी होता है। बिल्कुल, रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, रूट हेयर बनते और बिगड़ते रहते हैं। रूट हेयर बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं। ठीक है, ये रूट हेयर का डायग्राम देखिए। यहाँ पर रूट हेयर के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होती है, आपको नजर आ रही है, ये वैक्यूल है। रूट हेयर की आउटर वॉल किसकी बनी होती है? पैक्टिन की बनी होती है। रूट की इनर वॉल सेलुलोज की बनी होती है। रूट हेयर के भीतर वैक्यूल यानी रिक्तिका प्रेजेंट होती है, जिसके कोशिका रस का ऑस्मेटिक प्रेशर मृदा विलयन के ऑस्मेटिक प्रेशर से सामान्यतः क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्या बताया भाई? रूट हेयर के अंदर रिक्तिका प्रेजेंट होती है। रिक्तिका के अंदर आप सबको पता है क्या प्रेजेंट होता है? कोशिका रस यानी सेल सैप प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो सेल सैप है उसका ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होता है? जो सॉइल सॉल्यूशन का ऑस्मेटिक प्रेशर होता है ना, उससे ज़्यादा होता है। तभी तो वो अंदर क्या करेगी? पानी खींचेगी, है ना। आगे चलिए। जिम्नोस्पर्म में रूट हेयर एब्सेंट होता है। अब रूट हेयर एब्सेंट होता है तो जिम्नोस्पर्म में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? देखिए, इनमें जल का अवशोषण माइकोराइजा एसोसिएशन के द्वारा होता है। ठीक है, माइकोराइजा क्या है? देखिए यहाँ पर हायर प्लांट्स की रूट का फंजाई के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीवी संबंध ही माइकोराइजा कहलाता है। और इसी माइकोराइजा के द्वारा जिम्नोस्पर्म में जल का अवशोषण होता है, क्योंकि वहाँ पर तो रूट हेयर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है ना। आगे चलिए। जल अवशोषण का पाथवे, 2 पाथवे होते हैं जल अवशोषण के। कौन कौन से? देखिए, एपोप्लास्ट पाथवे, इसको निर्जीव पथ कहा जाता है। सिम्प्लास्ट पाथवे, इसको सजीव पथ कहा जाता है। तो सबसे पहले एपोप्लास्ट पाथवे के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर वाटर है वो रूट से जाइलम तक जाता है। ठीक है, रूट से जाइलम तक कौन से पाथवे के द्वारा जाता है? एपोप्लास्ट पाथवे यानी निर्जीव पथ के द्वारा जाता है। जाइलम से आगे फिर सिम्प्लास्ट पाथवे के द्वारा जाएगा, यानी सजीव पथ के द्वारा जाएगा। ठीक है, एंडोडर्मिस की कैस्पेरियन प्लेट को छोड़ करके जल रूट से जाइलम तक जाता है, यानी एंडोडर्मिस की जो कैस्पेरियन प्लेट हैं उनको छोड़ देता है वाटर, और रूट से जाइलम तक जाता है एपोप्लास्ट पाथवे के द्वारा। ये जो कैस्पेरियन प्लेट है इनका निर्माण एंडोडर्मिस से ही होता है। और ये जो कैस्पेरियन प्लेट है ये बनी किसकी होती है? सुबेरीन की बनी होती है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। किसकी बनी हुई होती है? सुबेरीन की बनी हुई होती हैं। आगे चलिए। ये जल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता। कौन सा जल नहीं करता? जो एपोप्लास्ट पाथवे के द्वारा जाता है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता। एपोप्लास्ट पाथवे के द्वारा जल के अवशोषण में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। जल का फास्ट मूवमेंट होता है। कहाँ पर होता है? एपोप्लास्ट पाथवे में जल का फास्ट मूवमेंट होता है। H2O का सक्रिय परिवहन नहीं होता है यहाँ पर, यानी सीधा ही होता है, एकदम से चक्रीय परिवहन नहीं होता है यहाँ पर। ये पाथवे गति प्रवणता पर डिपेंड करता है, यानी मूवमेंट ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। कौन सा पाथवे? एपोप्लास्ट पाथवे। जल का परिवहन सेल वॉल के सापेक्ष होता है। सेल वॉल के सापेक्ष तो जल का परिवहन होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन को ये जल क्रॉस नहीं करता है। डायग्राम आएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए सिम्प्लास्ट पाथवे, इसमें क्या होता है? देखिए, यहाँ पर जल सेल मेम्ब्रेन यानी टोनोप्लास्ट में होकर सेल के अंदर प्रवेश करता है। H2O का मूवमेंट यहाँ पर स्लो होता है, तो यहाँ पर क्या होता है? फास्ट होता है। साइक्लोसिस प्रेजेंट होता है। अब ये साइक्लोसिस क्या है? कोशिका के भीतर प्रोटोप्लाज्म का प्रवाह साइक्लोसिस कहलाता है। प्लांट सेल आपस में साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के द्वारा जुड़ी होती हैं और इसको कहा जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा किसे कहते हैं?
प्लांट सेल आपस में मिलकर के एक ब्रिज का निर्माण करती है। कौन से ब्रिज का? साइटोप्लाज्मिक ब्रिज का, और उसे कहा जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये किस पे करता था? गति प्रवणता, मूवमेंट ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। कौन सा पाथवे? एपोप्लास्ट पाथवे। और ये था सिम्प्लास्ट पाथवे। अब यहाँ पर इसका डायग्राम देखिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम है एपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे का। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ आपको नज़र आ रहा है ये क्या है? एपोप्लास्ट पाथवे है। यहाँ पर वाटर ऐसे मूव कर रहा है, और ये जो यहाँ पर डॉट्स आपको नज़र आ रहा है ये कैस्पेरियन प्लेट है। तो एपोप्लास्ट पाथवे में जो वाटर जाता है वो कैस्पेरियन प्लेट को नहीं छूता है, यानी इनको छोड़ देता है। तो इसको छोड़ दिया ना, नीचे की तरफ से होकर जा रहा है वाटर, तो ये देखो, ठीक है ना, इस तरीके से जाता है। और अभी बताया चक्रीय परिवहन नहीं होता इसमें, सीधा सीधा जा रहा है, ठीक है ना। और ये है सेल वॉल, आपको पता है ये बाहर वाली क्या है? सेल वॉल। तो सेल वॉल के सापेक्ष जाता है एपोप्लास्ट पाथवे में वाटर। देखिए ये क्या है? ये सेल वॉल है। ये भी क्या है? एपोप्लास्ट पाथवे है, ठीक है। और ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है रेड डॉट सा, ये कौन सी प्लेट है? कैस्पेरियन प्लेट है। कैस्पेरियन प्लेट एंडोडर्मिस से बनती है। भाई एंडोडर्मिस के द्वारा ही कैस्पेरियन प्लेट का निर्माण होता है। लेकिन ये कैस्पेरियन प्लेट किसकी बनी होती है? सुबेरिन की बनी हुई होती है, ठीक है। और यह अभी अभी आपको बताया मैंने कि यहाँ पर जो प्लांट सेल आपस में मिलकर के एक ब्रिज का निर्माण करती हैं। इस तरीके से देखो ये ब्रिज का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है, और इसी को प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाता है, ठीक है। और ये तो था एपोप्लास्ट पाथवे, ये वाला इतना इतना तो, ठीक है। और यहाँ से लेकर के इतना इतना ये कौन सा है? सिम्प्लास्ट पाथवे है। सिम्प्लास्ट पाथवे में आपको पता है वाटर सेल मेम्ब्रेन या फिर वैक्यूल की जो टोनोप्लास्ट होती है उसमें से होकर के गुजरता है, ठीक है। और वाटर का मूवमेंट क्या होता है? स्लो होता है। और एपिप्लास्ट पाथवे में क्या होता है? फास्ट होता है, ठीक है। तो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिए, H2O का अवशोषण एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट दोनों पाथवे के द्वारा होता है। रसारोहण की क्रिया में केवल एपोप्लास्ट के द्वारा ही होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा जल अवशोषण, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।